बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको भी उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और हरमीत साहब आप कैसे हैं आज? वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल सर, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, देखो आज की अच्छी बात तो ये है कि कोरोना के बारे में कल असद जो हमारे हैं वजीर NCOC के हेड के सरबरा, उन्होंने ये खुशखबरी दी कि जी फोर्थ लहर जो है उसके असरात कम हो रहे हैं। उसकी बुनियाद के ऊपर पाबंदियों में कुछ कमी का बिल्कुल जो है वो हमें उम्मीद है कि कमी आ जाएगी। 4-5 शहर हैं जहाँ पे अभी पाबंदियां रहेंगी, लेकिन ज्यादातर में मेरे ख्याल में जो कमी आ रिस्ट्रिक्शंस हैं जाएगी। तो ये ओवरऑल उनमें थोड़ी सी नरमी की भी जा चुकी है। बिल्कुल, कल से स्कूल्स भी दोबारा से खुल रहे हैं 50% हाजिरी के साथ। कुछ इलाकों में जो स्कूल हैं वो 24 सितंबर के बाद खुलेंगे, जहाँ पर अभी भी कोविड की जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी खराब है। बट एनीवेज आहिस्ता आहिस्ता जो सिचुएशन है वो बेहतरी की तरफ जा रही है। सबसे पहले आज का रन डाउन आपके साथ शेयर करते हैं टॉप स्टोरीज में। एज वी ऑल नो का डेली डोज, उसके बाद हम कैंटोनमेंट इंतखाबात पर आज गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ओवरऑल बढ़तरी तो हासिल कर ली है, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब काफ़ी ज़्यादा नाखुश हैं, उनके रिजर्वेशंस हैं। इस हवाले से आज वो लाहौर का दौरा भी कर रहे हैं, अहम मुलाकातें होने वाली हैं। इस पर हम एनालिसिस हासिल करेंगे। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार आज हमें शो में ज्वाइन करेंगे। अगली स्टोरी आज की हमारी ये है कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए, मुआशरे की तरक्की के लिए वहाँ की ख़वातीन, वहाँ के बच्चों की सेहत का बेहतरीन और अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। यानी माँ और बच्चे की सेहत बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। इसके लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई जा सकती हैं, इस शोबे में किस अंदाज में बेहतरी लाई जा सकती है, इस पर भी आज हम तफसीलन शो में गुफ्तगू करेंगे। फिर ATV का इंतहाई मारूफ ड्रामा जो कि अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ, उसकी पहली एपिसोड आज आप A+ पर देख सकेंगे, लेकिन अभी तक सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंडिंग में है। लोगों की जानिब से बड़ा बेसब्री से इसका इंतज़ार किया जा रहा है। आज इस पर हम डिस्कशन भी करेंगे और इस ड्रामे की कास्ट शो में हमें ज्वाइन करेगी, और आखिर में हम एक स्पेशल रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर करेंगे। पब्लिक के डेली डोज से आज के शो का आगाज़ करेंगे और सबसे पहली हमारे पास इसमें खबर कि गूगल ने एक अनाउंसमेंट की है, और वो अनाउंसमेंट उन लोगों के लिए तो थोड़ी सी अच्छी नहीं है जिनके पास एंड्रॉयड के पुराने वर्जन्स हैं, यानी 2.3.7 तक जिनके पास वर्जन्स थे। मतलब इसके बाद से जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं उनको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। गूगल की जो सर्विसेज हैं जिसमें गूगल ऐप, गूगल मैप्स हैं, इसके साथ साथ दीगर पुराने एंड्रॉयड फ़ोन्स में यूट्यूब और जीमेल जैसी सहूलियात, इस तरह की सर्विसेज जो हैं वो 27 सितंबर के बाद गूगल जो है वो फराहम नहीं करेगा। अगर हम व्हाट्सएप को देखें तो ऑब्वियसली व्हाट्सएप ये जो सपोर्ट है ऑलरेडी बंद कर चुका है पुराने एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए। जिनके पास भी अभी तक पुराने एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं वो उनको अपग्रेड कर लें, स्पेशली जिनके पास 3.0 है, वो मैं देख रही थी, उनको अपग्रेड करने की ज़रूरत है अगर वो ये सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं। और बहुत से का मतलब ये है कि नए भी खरीदें, और मेरे ख्याल में ये सॉफ्टवेयर आई थिंक सो कि ये अपडेट हो जाएंगे। पता नहीं, मतलब ये है कि ये जो मार्केटिंग है ना उसका असूल है फ़ोन वालों का भी, कि नए बेचने होते हैं, कीमत ज़्यादा मतलब वो करके लोगों से पैसे ज़्यादा लेने हैं। तो उसमें अगर सॉफ्टवेयर भी होगा तो उसके पैसे होंगे, मेरे ख्याल में मुफ्त तो कुछ नहीं होगा। हाँ, लेकिन आई थिंक सो जो सॉफ्टवेयर है वो 1000-2000 में अपडेट हो जाता है। बट इसके लिए हमें थोड़ा सा और देखना पड़ेगा कि क्या क्या ऑप्शंस जिसके पास 2000 का कुल फ़ोन है वो 1000 रुपया फिर मतलब दे, उससे बेहतर है 1000 और डाल के फ़ोन ही नया खरीद ले। 2-2 हज़ार के 3-3 हज़ार के फ़ोन इस वक्त अवेलेबल है मार्केट में, तो वो उसको कर सकते हैं, अपडेट करने की ज़रूरत है। बट ओवरऑल पूरी दुनिया में अभी भी बहुत से सार्फिन जो हैं, एक एस्टिमेट के मुताबिक 3 अरब से ज़ायद लोग जो हैं वो अभी भी पुराने एंड्रॉयड फ़ोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो इस चीज़ के असरात हैं वो बहुत से लोगों पर पड़ेंगे। हरमीत को भी ज़रा शामिल है, गुफ्तगू करें, शायद सॉफ्टवेयर के बारे में जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है हरमीत के पास हो। हरमीत बताइएगा, सॉफ्टवेयर अपडेट हो सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन है इस बारे में? वैसे तो यहाँ पे नॉर्मली हो जाते हैं, लेकिन अगर हम बात करें मोबाइल के हवाले से तो जाहिर बात है कि वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती रहती हैं। और जिस तरह रऊफ साहब ने कहा, तो इस वक्त भाई जिसके पास पुराने मोबाइल है तो नए मोबाइल तो आपको ख़रीदने पड़ेंगे। बल्कि मुझे याद है एक दफ़ा कराची में जब स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा थे तो मेरे एक दोस्त अचानक मेरे रूम में आए और बड़े बुखलाए हुए से थे, बड़े सहमे हुए थे। मैंने कहा क्या हुआ इम्तियाज़? तो कहता है कि मैं
डाकुओं ने पैसे भी ले लिए और एक थप्पड़ भी मार दिया, मोबाइल भी ले लिया। तो मैंने पूछा भाई मोबाइल ले लिया, पैसे नहीं, फिर थप्पड़ क्यों मारा? तो कहते हैं थप्पड़ इसलिए मारा कि उन्होंने कहा इस जमाने में भी तुमने नोकिया 310 ही रखा है, तो तुम्हें शर्म नहीं आती? तो मैं कह रहा हूँ कि अब चीजें बदल रही हैं तो वक्त के साथ साथ आपको भी बदलना पड़ेगा। तो और अगर बदल नहीं सकते तो मोबाइल की बात आपने की तो मेरे ख्याल में हाँ, और अगर बदल नहीं सकते तो डाकू बदलना है, ऐसा डाकू ले जो आपको मारे ना, जो थप्पड़ ना मारे। बट एनीवेज अगली स्टोरी की तरफ आते हैं। और अगली स्टोरी आज की ये है कि सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में शाह अब्दुल अजीज पब्लिक लाइब्रेरी के इल्मी जखीरे में एक ऐसी नायाब और दुनिया की वाहिद किताब मौजूद है जो कि सबसे पहली उसको कहना चाहिए किताब, बिल्कुल जो कि 782 से 793 हिजरी में जो थी वो लिखी गई थी। इसके मुसन्निफ का मैं नाम पढ़ रही थी, बहुत लंबा नाम था, बट आपके सामने अनाउंस करके बताती हूँ। मुसन्निफ है इसके मंसूर बिन मोहम्मद बिन अहमद बिन यूसुफ बिन इलियास कश्मीरी, इनका नाम है, वेरी लॉन्ग। और इस किताब का नाम है एनाटमी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। और बेसिकली इस किताब में जो ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स को डायग्राम की फॉर्म में एक्सप्लेन किया गया है। और ये कहा जाता है कि ये इस्लामी दुनिया में मेडिकल के मौजू पर अब तक जो जितनी भी किताबें दस्तयाब है उसमें से ये वाहिद नुस्खा है जो शाह अब्दुल अजीज़ पब्लिक लाइब्रेरी में महफूज है। और इसमें जो डिफरेंट मसल्स हैं, हड्डियां हैं, खून की रगें जिनको हम वेन्स कहते हैं, उन तमाम चीज़ों को डायग्राम्स की फॉर्म में एलाबोरेट और एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। सो ये एक डिफरेंट सी स्टोरी थी और एक नुस्खा था, नायाब नुस्खा था जो कि इस्लामिक वर्ल्ड का है और शाह अब्दुल अजीज़ पब्लिक लाइब्रेरी में इसको महफूज किया गया है। सो वी थॉट कि हम ये डिफरेंट स्टोरी आपके साथ शेयर करें। ये यहाँ से पता चलता है कि मुसलमान साइंस के मैदान में कितना आगे होते थे। और अल्लामा इकबाल की जो एक किताब है जो उनके 6 लेक्चर्स हैं उसमें इस बात के ऊपर बड़ी वाज़े अंदाज में तशरीह की गई है और वो बताते हैं कि किन किन मैदानों में पाकिस्तान पाकिस्तान तो नहीं, खैर मुस्लिम वर्ल्ड के जो लोग थे, जो साइंटिस्ट थे, चाहे फिजिक्स का मैदान हो, केमिस्ट्री का हो, तिब्बियात का हो, नबातात का हो, उसमें कितनी साइंटिफिक रिसर्च हुई है। और वो कहते हैं कि वो सारी की सारी रिसर्च जो है वो मगरिब ने ली, जिसकी बुनियाद के ऊपर वहाँ पे नॉलेज का आगाज़ हुआ। तो ये किताब एक डॉक्यूमेंट है इस बात का, आपको बताने के लिए कि कितनी ज़्यादा साइंटिफिक अंदाज में किताबें लिखी जाती थीं और अब हम कितना पीछे रह गए हैं। तो यहाँ से सबक ये भी सीखना चाहिए कि आपने अगर आगे बढ़ना है तो इसी अंदाज में आपको रिसर्च करनी होगी साइंस के मैदान में खास तौर पर। और बिल्कुल, और उसको ऑब्वियसली किताबों की शक्ल में भी महफूज करना होगा। और इसके साथ साथ खाली किताबें लिख देना मकसद नहीं है। इसके साथ साथ किताबें किसके लिए लिखी जाएंगी? ऑब्वियसली ऐसे लोग जो इसको पढ़ें। तो खाली किताबें लिखना तो मकसद नहीं है। इसके लिए हमारे जो लोग हैं उनमें ये शौक भी होना चाहिए कि वो बुक रीडिंग करें और उनके पास इंफॉर्मेशन इस हवाले से हो। बट एनीवेज हम अगली स्टोरी की तरफ आते हैं और अगली स्टोरी आज की हमारे पास डेली डोज में ये है कि अमेरिका के नामवर सिंगर और रॉक एंड रोल म्यूजिक के बानी एल्विस प्रेस्ले, इनके बाल गुज़िश्ता हफ्ते नीलाम हुए हैं। और नीलाम इन्होंने लास्ट 20 ईयर से इनका जो पर्सनल बार्बर था यही इनके साथ अटैच था और ये इनके बाल जो था महफूज करता रहता था एक जार में। अब ये जो बाल हैं इनको नीलाम किया गया है और नीलाम किया गया है लॉस एंजलिस के क्रूज GWS ऑक्शन की जानिब से। और बालों की कीमत का अगर हम देखें, अंदाज़ा लगाएं तो $7,25,000 जो कि पाकिस्तानी 12 करोड़ 22 लाख रुपए बनते हैं, इनमें ये बाल नीलाम किए गए हैं। और इन बालों के साथ डॉक्यूमेंट्स भी अटैच हैं, सर्टिफिकेट भी अटैच हैं जो कि इस बात की तस्दीक करते हैं कि ये बाल एल्विस प्रेस्ले के हैं। इसके साथ साथ उनका एक लिबास भी ऑक्शन किया गया है जो 1972 में मेडिसन स्क्वायर गार्डन में अपने फ़न का मुजाहरा करते हुए उन्होंने पहना था। और ये जो लिबास है $10,12,500 में फ़रोख्त हुआ है। ख़रीदने वाले कौन होंगे इस बारे में तो हमें भी नहीं पता। हाँ नहीं, वो लोग जो हैं जिन लोगों को पता है एल्विस प्रेस्ले को, जिन्होंने सुना है, वो ये जानते हैं कि दीवानगी की हद तक लोग उसको प्यार करते थे। वो इतना बड़ा स्टार था कि जिसकी कोई हद नहीं, जिसके बारे में कहते हैं कि अमेरिका की सोसाइटी को उसने तब्दील कर दिया। उसके गाने इस किस्म के होते थे, उसके अंदर पैगाम इस तरह का होता था कि पूरी सोसाइटी के अंदर किसी गुलकार ने इतनी बड़ी तब्दीली पैदा नहीं की जितनी एल्विस प्रेस्ले ने की।
और इसी बुनियाद के ऊपर उसके प्रस्तार जो है। अगर हम बात करें इनके करियर के हवाले से तो बहुत ही छोटी उम्र में यानी 13 साल की उम्र में करियर का शुरुआत की और उसके बाद हमने देखा इनकी जो डेथ थी बहुत ही कम उम्र में 42 साल की उम्र में इनकी डेथ हुई थी। और मैं जब इनके बारे में पढ़ रहा था, बल्कि कुछ वीडियोस भी इनके हवाले से पढ़ी हैं, तो सरकारी एजाज़ के साथ इनकी तनफीद हुई, लेकिन उसके बावजूद जो जमगफीर रश था, जो फ़ैन थे, जितना वहाँ पे हमने देखा जो धाड़े मार मार के रो रहे थे। तो आपकी बात दुरुस्त है कि एक इनकलाब इन्होंने म्यूज़िक इंडस्ट्री में अमेरिका में एक बर्पा कर दिया था और इनकी जो फ़ैन फॉलोइंग थी न सिर्फ अमेरिका में बल्कि दुनिया भर में ये काफ़ी मकबूल थे और बड़े हैंडसम थे, बल्कि ख़वातीन में काफ़ी मकबूल थे ये। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। तो चले अगली स्टोरी की तरफ। हाँ, अगली स्टोरी की तरफ आते हैं और अगली स्टोरी पाकिस्तान से है। अभी जिस तरह से हमने शो के आगाज़ में ही आपको बताया था कि जो कोरोना की तीसरी लहर है उसकी शिद्दत में आहिस्ता आहिस्ता कमी देखने में आ रही है, जिसके बायस NCOC की जानिब से कुछ रिस्ट्रिक्शंस में नरमी भी देखने में आई है। और उन रिस्ट्रिक्शंस में सबसे पहला तो नरमी के हवाले से अगर बात की जाए तो ये बात कही गई है कि कल से यानी कि 16 सितंबर से 50% हाज़िरी के साथ पंजाब के कुछ स्कूल्स जो हैं वो खोल दिए जाएंगे। स्पेशली उन अजला के स्कूल्स खोल दिए जाएंगे जहां पर कोविड की इंटेंसिटी अब कम होती दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ अजला ऐसे हैं, 24 में से 18 अजला ऐसे हैं जहां पर अभी कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो एक्सटेंड होंगी और जो स्कूल्स हैं वो 22 सितंबर तक खुलेंगे और मज़ीद भी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको एक्सटेंड किया गया है। इन अजला की अगर बात की जाए तो लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा और गुजरात, बन्नू और कुछ दीगर शहर भी पंजाब के शामिल हैं। बट एनीवेज 50% हाजिरी के साथ कुछ स्कूल्स तो कल से खुल रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो 50% जो कैपेसिटी है उसके साथ मुसाफिरों को भी इजाज़त दी जा रही है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकें। इसी तरह जो पार्क्स और जिम्स जो हैं वो वैक्सीनेटेड अफराद के लिए खोले जाएंगे, उनको वहाँ जाने की इजाज़त होगी। आउटडोर डाइनिंग के टाइम रात 12 बजे तक कर दिए गए हैं और जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवाई तो उनके लिए रिस्ट्रिक्शन इस हवाले से है कि वो फ़ज़ाई सफ़र नहीं कर सकेंगे, शॉपिंग मॉल्स में दाखिल नहीं हो सकेंगे, होटल और किसी भी गेस्ट हाउस में बुकिंग नहीं करवा सकेंगे। अच्छा, ये रिस्ट्रिक्शन वाला भी अजीबोगरीब है। पहले इन्होंने कहा कि पेट्रोल आपको नहीं मिलेगा। हमने बड़े शौक से वैक्सीनेशन करवाई थी, अपना सर्टिफिकेट अपने सामने रखा। पहली दफ़ा तो उसने पूछा, मैंने दिखाया भी नहीं, उसने कह दिया अच्छा ठीक है। उसके बाद कभी किसी ने पूछा ही नहीं। तो इम्प्लीमेंटेशन में ज़रा खामी है। मेरे ख्याल में इम्प्लीमेंटेशन को बेहतर होना चाहिए। ये मेरे साथ अपने पर्सनल भी हुआ कि मैं फ्यूल मतलब दिलवाने गई और तब तक मेरी वैक्सीनेशन उस तरह से नहीं हुई थी। उसके बाद मैंने करवाई, मैं उधर गई तो उसने मुझसे पूछा आपने वैक्सीनेशन करवाई हुई? मैंने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा हाँ करवाई हुई, और उसने फ्यूल डाल दिया। यानी कि उसने आइडेंटिफाई नहीं किया। लेकिन खैर उसके बाद मैंने अपनी वैक्सीनेशन तो करवा ली, लेकिन अभी तक उतनी स्ट्रिक्टनेस देखने में नहीं आ रही। बट एनीवेज इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद को वैक्सीनेट ना करवाएं। आप लोगों ने खुद को वैक्सीनेट करवाना है और ऑब्वियसली खुद को भी महफूज बनाना है और इस सोसाइटी को भी महफूज बनाने में अपना किरदार अदा करना है। अगली स्टोरी की तरफ आते हैं और अगली स्टोरी ये है कि हम पिछले कुछ महीनों से देख रहे हैं कि डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है और रुपए की कदर मुसलसल कम होती दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली महंगाई का भी एक तूफान है जो बरपा हुआ है। लोग खासे परेशान हैं। तो अब जो डॉलर की कीमत है 168 रुपीस 60 पैसे तक जा पहुंची है। इंटर बैंक में भी डॉलर आज की अगर बात की जाए तो 50 पैसे मजीद महंगा हो चुका है और जो महंगा होने का सिलसिला है ये मई ऑनवर्ड्स जारी है और अभी तक इसमें कोई हम वो क्या कहते हैं वो पॉइंट नहीं देख रहे जहां पर ये आकर रुक जाए। अभी भी ये कहा जा रहा है कि आने वाले महीनों में भी इसमें हम इजाफा देख सकते हैं और ऑब्वियसली ये महंगा होगा तो महंगाई का एक तूफान जो है वो आने को तैयार है। वो महंगाई का तूफान तो वैसे ही आने को तैयार है। आज जो इसके साथ ही अगर हम मिला लें कि वज़ीर ख़जाना ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि गंदम के ऊपर सब्सिडी ख़त्म कर रहे हैं हम और 1450 से अब जो 40 मन की गंदम की कीमत है वो 1950 तक पहुंच गई है। इसका मतलब ये है कि फ्लावर मिलों को गंदम महंगी मिलेगी। 40 किलोग्राम का थैला जो है फ्लावर मिलों को गंदम महंगी मिलेगी, ज़ाहिर है उसके ऊपर वो महंगा आटा देंगे तो आटे की कीमत में बहुत ज़्यादा 32% तक इजाफे की कह रहे हैं कि ऐसी प्रेडिक्शन है। इसके साथ ही डॉलर के बारे में जैसे आप कह रही हो, डॉलर में बुनियादी तौर पे ये है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह इंपोर्ट हमारी बहुत बढ़ गई है। अफगानिस्तान के असरात भी हैं, तो ये बुनियादी तौर पे वजूहात हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर डॉलर महंगा होता चला जा रहा है। डॉलर जब महंगा हो रहा है तो पाकिस्तानी करेंसी पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है
और हम आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे कि अगर ये कीमत और बढ़ती है तो आपको फौरी तौर पे चीज़ों के ऊपर असरात पड़ेंगे। पेट्रोल महंगा होगा, बिजली के रेट ज़्यादा चले जाएंगे, क्योंकि वो पेट्रोल बल्कि महंगाई का पेट्रोल जो होने वाला तूफान है है। महंगा 10 रुपए। हाँ, जी हरमीत। जिससे आपकी बात दुरुस्त है कि पेट्रोल महंगा होगा तो जाहिर बात है और चीज़ों पे भी असर होगा। और जिस तरह हम देख रहे हैं कि चीनी की कीमत जो है वो भी ऑलरेडी 150-110 रुपए किलो वो फ़रोख्त हो रही है। इसके साथ साथ टमाटर में प्याज, आम जो अशय खुदनोश की चीज़ें हैं वो तो महंगी हो गई हैं। बल्कि फ्रूट्स अगर आप जाएँ तो फ्रूट्स आजकल का सेब का सीज़न है, तब आप जाके बाज़ार में पूछें तो 140-150 रुपए का वो किलो बिक रहा है। कभी 80 रुपये 90 रुपये का हुआ था, लेकिन आज हम देखें कि हर चीज़ जो है वो महंगी होती जा रही है। अंगूर की कीमत आप देखें 250 रुपये आपको अंगूर मिल जाता है, हालांकि सीज़न है अंगूर का। तो वही जिस तरह से हम थोड़े दिन पहले भी बात कर रहे थे कि अभी हम गवर्नमेंट को देखें तो हुकूमत जो है वो महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम नज़र आ रही है, गुर्बत कंट्रोल करने में नाकाम नज़र आ रही है। इसके लिए कुछ सीरियस इकदाम करने की ज़रूरत है जो अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं किए जा रहे। डेली डोज की आज की लास्ट स्टोरी ये है कि ऑब्वियसली हमने देखा पूरी दुनिया में हम इसी निज़ाम ज़िंदगी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम सुबह उठते हैं, हम देखते हैं सूरज तुलू होता है, शाम के टाइम सूरज गुरूब हो जाता है, एक नेचुरल फिनोमेना है। बट मेरे ख्याल में कुछ लोग वैसे इस मतलब इस बारे में ऑलरेडी फेमिलियर भी होंगे कि दुनिया के कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर सूरज गुरूब ही नहीं होता। और मेरे ख्याल में यहाँ पर 6 मंथ्स का टेन्योर होता है, 6 मंथ सूरज गुरूब नहीं होता। फिर नेक्स्ट जो 6 मंथ हैं उनमें टोटल रात वाला वो टाइम रहता है। तो इन ममालिक की अगर बात की जाए तो इनकी एक लंबी फहरिस्त है, जिनमें आइसलैंड शामिल है, फिनलैंड शामिल है, सेंट पीटर्सबर्ग शामिल है, रशिया शामिल है, कनाडा के कुछ इलाके शामिल हैं। बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन यहाँ की डिफरेंट बात यह है कि यहाँ पर सूरज गुरूब ही नहीं होता। मेरे ख्याल में आपने कहीं विजिट तो किया होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि ना किया हो। नॉर्वे भी है, मैं तो बहुत से मुल्कों में ऐसे फिरा हूँ कि जहाँ पे यानी एक तो गुरूब देर से होता है और वो रात के 11-11 बज जाते हैं और आप ठहरे होते हो, देख रहे होते हो और सूरज जो है वो अभी चमक रहा होता है। आप हैरान होते हो, इतना लंबा दिन, बहुत लंबे दिन होते हैं। और मैं इसी हवाले से कहूँ कि वो मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब की एक किताब है, मॉस्को की सफ़ेद रातें, इसी हवाले से वो ज़रूर पढ़नी चाहिए। बड़ी खूबसूरत सफ़रनामा है उनका मॉस्को का, और वो सफ़ेद रातें इसी हवाले से है कि जहाँ पे दिन बहुत तवील होता है, रातें बहुत छोटी होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बट एनीवेज ये तो था जनाब पब्लिक का डेली डोज। आई होप कि ये स्टोरीज आपको आज की इंटरेस्टिंग लगी होंगी। अभी हम शो में एक ब्रेक लेंगे, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। तो कैंटोनमेंट इंतखाबात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वज़ीर आज़म क्यों नाखुश हैं, रिजर्वेशंस क्या है, इस पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। सिलसिला जारी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने तफसीली रिपोर्ट तलब की कि लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त का सामना करना पड़ा। रिजर्वेशंस वज़ीर आज़म इमरान खान की इस हवाले से क्यों है, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ आज इसी सिलसिले में इमरान खान साहब लाहौर का दौरा करेंगे, कुछ अहम मुलाकातें भी करने वाले हैं। बट एनीवेज इस पर एनालिसिस क्या है और वजूहात क्या है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार मियां हबीब साहब हमें शो में ज्वाइन कर चुके हैं और साथ ही साथ सीनियर तज्जियाकार आमिर खाकवानी साहब हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं। अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मियां हबीब साहब, सबसे पहले तो आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी ना। ठीक है, एक तरफ इमरान खान साहब काफ़ी ज़्यादा नाखुश हैं, उनके रिजर्वेशंस भी हैं, बट एक जो नैरेटिव था अपोजिशन की दीगर सियासी जमातों का, स्पेशली मुस्लिम लीग नून का, कि वोट को इज्जत दो, इन इंतखाबात के बाद आपको लग रहा है कि वोट को इज्जत मिल गई है? अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प सवाल आपने किया है। ये पहला इलेक्शन है जिसमें मुस्लिम लीग नून का बयानिया का कहीं जिक्र नहीं हुआ। इसमें ना ही मरकज़ी क़यादत को इस इलेक्शन में इन्वॉल्व किया गया, बल्कि हाथ जोड़कर ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि खदारा आप इन इलेक्शन में ना आइएगा, ये हमें खुद लड़ने दें आप। और उन्होंने एक नया नारा दिया, एक नया बयानिया दिया कि खिदमत को वोट दो, और वो कामयाब और कारगर साबित हुआ। और उन्होंने बल्कि इलाकाई सतह पर जो है मरकज़ी क़यादत को फैसलों में नहीं दिया, इलाकाई सतह पर उन्होंने लोगों को, जो वहाँ के MNA थे, जो वहाँ के ओहदेदार थे, उनको कहा कि उम्मीदवारों का फैसला आप खुद करें, जो कि वो भी बहुत ज़बरदस्त साबित हुआ। जबकि दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने जो है वो आखिरी वक्त तक उनकी टिकटों में रद्दोबदल होता रहा,
वो उनको कई दफ़ा उन्होंने उम्मीदवार बदले और उन्होंने कई उम्मीदवार उनके नाराज़ होकर जो है उन्होंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा, जिसकी वजह से नुकसान हुआ। अब ये अगर हम मजमूई तौर पर जायज़ा लें तो कौमी सतह पर हमें एक ही सियासी जमात नज़र आती है जो तमाम सियासी जमातों से मुकाबला करती हुई नज़र आती है, और वो तहरीक इंसाफ है। चूँकि आप अगर देखें पंजाब में वो मुस्लिम लीग नून के साथ नबुर्द जमात थी, कराची में वो पीपल्स पार्टी के साथ MQM के साथ थी, वहाँ KP में वो जो है JUI के साथ थी, ANP के साथ थी, और मुस्लिम लीग नून के साथ थी। और अगर पंजाब की हद तक जायज़ा लिया जाए तो सेटबैक जो हुआ ना इनको पंजाब में हुआ है तहरीक इंसाफ को, और इमरान खान साहब शदीद नाराज़ हैं। आज जो वो लाहौर आ रहे हैं, बहुत सारों की आज क्लास होने वाली है। और लेकिन देखिए इमरान खान के नाराज होने से मतलब वो किस पर नाराज हो रहे हैं, जबकि अवाम के रिजर्वेशंस गाहे बगाहे वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को लेकर तो मंजर यहाँ पर आते रहते हैं, and he knows the issue very well। ठीक आपने कहा, लेकिन सिर्फ इसके जुम्मेदार उस्मान बुज़दार नहीं, अकेले नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा उन्होंने सियासी तौर पर इंटरफेरेंस नहीं की, वो इंतज़ामी तौर पर और वो अपनी मौज मस्ती में लगे हुए हैं। ख़ास एक और उनको ज़्यादा उनका मसला जो है जनूबी पंजाब तक है। लेकिन इसमें जो है ना आप देखें कि अलीम खान साहब नाराज़ थे, चौधरी सरवर जो थे उन्होंने कोई इसमें पार्ट प्ले नहीं किया, वो भी अंदर खाते नाराज़ हैं अपनी क़यादत के साथ, और बहुत सारे जो है अरकान कौमी व सूबाई असम्बली जो हैं वो नाराज़ हैं। और अक्सर जगहों पर जो है ना मैंने जो ऑब्ज़र्व किया वो ये था कि MP अपनी जगह पे कहता था कि मेरा कैंडिडेट आ जाए, MNA अपनी जगह पर कहता था कि मेरा कैंडिडेट जाए, और मुस्तकबिल में इलेक्शन लड़ने वाले MNA MPA के उम्मीदवार अपने तगोदो में थे, और ओहदेदार जो थे पंजाब के और मरकज के वो चाहते थे कि हम अपने साहब यहाँ पे हमें आमिर को ले लें। आमिर अस्सलाम वालेकुम, इस बारे में अगर आप कहो ये बुनियादी तौर पे नून लीग की फतह है या PTI की शिकस्त है? कि आप देखो जिन इलाकों में ये इलेक्शन हुए हैं उन इलाकों के बारे में लोग कहते थे कि श्योर शॉट PTI ने जीतना है, चूँकि कैंटोनमेंट में PTI की मकबूलियत ज़्यादा है। जी आप ग्रुप कह रहे हैं जी, बुनियादी तौर पे ये मेरे हिसाब से तो ये PTI की शिकस्त है, इसलिए कि मियां अबीर साहब ने सही कहा कि ये कौमी पार्टी के तौर पे तो इमेज इसका उभरा है। उसने KP से सबसे ज्यादा सीटें ली हैं, सिंध में भी सबसे ज्यादा सीटें पीपल्स पार्टी के साथ शेयर की है। लेकिन असल बात है कि पाकिस्तान में अगर इलेक्शन जीतना है, मैं जनरल इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो वो पंजाब से ही सीटें लेनी पड़ेंगी ज्यादा, और नून लीग का भी गढ़ पंजाब में है। तो नून लीग को ये हुआ है कि उसने खासतौर पे जो पिंडी में कामयाबी है, लेकिन चकलाला में और वाह कैंट में वहां पे कामयाबी नून लीग की वो एक हैरानकुन भी है, और PTI के बड़ा धचका भी है, क्योंकि 2015 में खासतौर पर वाह कैंट की मैं बात करूं, वहां से उन्होंने आधी सीटें जीत ली थी। हालांकि आप जानते हैं उस 2015 में नून लीग कितनी स्ट्रांग थी, तो अब उन्होंने 10 में से 8 सीटें वहां पे हारी हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो वफाकी वज़रा के हल्के हैं वहां से शिकस्त हुई है। मतलब शाह महमूद कुरैशी को ये हल्का मुल्तान से हुआ, शेख रशीद का, गुलाम सरवर खान का पिंडी से हुआ, और लाहौर में भी रहमान अदरवर मिनिस्टर हैं, और फेडरल मिनिस्टर भी है, और सूबाई वज़रा भी कई यहाँ पे लाहौर से हैं। तो ये जो शिकस्त उनको हुई है, ये PTI को शिकस्त हुई है, और इसकी एक बड़ी वजह तो बहरहाल एक बैड परफॉर्मेंस है। लेकिन दूसरा जो बहुत ही अहम फैक्टर है वो ये है कि टिकटें सही ना देना। मतलब वाकैंड की मैं बात करूं, वहां पे 3 जगहों पे इनके आमिर साहब अगर हम देखें जो नारे में तब्दीली आई है, शहबाज शरीफ का जो अलग नारा आ गया है, जो नवाज शरीफ साहब से अलग नारा लगा है, तो एक तो हम देखते हैं कि जो कैंटोनमेंट बोर्ड्स खासकर जिस तरह आपने जिक्र किया रावलपिंडी का, हम लाहौर की बात करें या सियालकोट या दीगर जो जेलम या वाकैंड की बात कर लेते हैं, आमिर कियानी भी अपने हलके से ही हार गए, अपना हलका वो नहीं जितवा सके। इस तरह गुलाम सरवर का आपने जिक्र किया, तो क्या आप नहीं समझते हैं कि कैंटोनमेंट में ज़्यादातर लोग जो है वो स्टैब्लिशमेंट के करीब पाए जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे देखा कि ज़्यादा जीत जो है वो नून लीग को मिली, तो ऐसे में एक बहुत बड़ी थ्रेट नहीं हो सकती मुस्तकबिल में तहरीक इंसाफ हुकूमत के लिए? बिल्कुल है, मैं तो समझता हूँ तहरीक इंसाफ को अगर इमरान खान को इस चीजों को नोटिस ले रहे हैं, और ज़ाहिर बात है बहुत जरूरी है, नहीं तो ये एक बड़ा धचका उनको लगेगा। और मुझे तो ये लग रहा है कि बलदियाती इलेक्शन में भी यही चीजें रिपीट होंगी, क्योंकि टिकटों की गलत तकसीम इनके लिए हमेशा इशू रहा है। 2013 में भी इलेक्शन में इनकी सीटें कम आई थी, तो बहुत बड़ा फैक्टर ये था। तो अगर सही उम्मीदवारों को न दिया जाए और कंपेन भी अच्छी डेवलप ना की जाए, और लोकल सतह पे जो लोकल इशूज है उन पर भी बात ना की जाए, और वज़रा अगर अपने हल्कों में अगर एक्टिव नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल कि बलदियाती इलेक्शन में भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो अच्छा, लेकिन एक इंटरेस्टिंग सिनारियो गुजरांवाला का और खारिया का है
वो जो बड़ा गढ़ समझा जाता है मुस्लिम लीग नून का, वहां से पीटीआई ने जीती है, और खारिया से तो एक बड़ी इन्होंने अक्सरियत ली है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग है कि नून लीग भी अपना जो एक स्ट्रांग होल्ड था उसका, गुजरांवाला उसका बहुत ही स्ट्रांग होल्ड रहा है गुजरांवाला डिवीजन में। अब पिछले जनरल इलेक्शन में तो ऑलमोस्ट उन्होंने सफाया किया, सिवाय गुजरात से चौधरियों की सीटों के सिवा। तो वहां से नून लीग को भी एक धचका लगा कर वो वहां पे भी वैसे वो उसी तरह की है कि लोकल लगा सतह पे जो लोग वहां पे एक्टिव नहीं थे और टिकटों में कोई गलतियां उनसे हुई। तो ये दोनों चीजें अपनी जगह पे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है परफॉर्मेंस भी एक बड़ा फैक्टर एक डालती है। बाज़ औक़ात अगर आपकी टिकट्स गलत भी हो जाए, लेकिन पार्टी की अगर वेव उसके हक में हो तो फिर वो उसको फायदा होता है। बिल्कुल आमिर, यही बात असल में हमें परफॉर्मेंस की बात, सबसे बड़ी बात यह है कि नून लीग के पास तो एक नारा है, और वो नारा ये है कि हुकूमत इस वक्त इस काबिल नहीं है, इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे रही। पीटीआई के पास क्या नारा है? पीटीआई के पास वो नारा नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो लोगों को मोटिवेट कर सके। आप दुरुस्त कहते हैं, बल्कि पीटीआई को तो जो हुकूमत होती है ना, वो इब्तदा में तो लोगों की बहुत ज़्यादा तवक्कुआत होती हैं, लेकिन जब परफॉर्मेंस आती है ना, तो पाकिस्तान में कोई भी ऐसी हुकूमत नहीं रही जो 3-4 साल के बाद जो है वो अपनी मकबूलियत बरकरार रख सके। चूँकि एक तो महंगाई का अंसर बहुत ज़्यादा गालिब है, लोगों की तवक्कुआत बहुत ज़्यादा होती हैं। जो इन्होंने इलेक्शन में नारे दिए होते हैं, जो इन्होंने वादे किए होते हैं, जो लोगों को सबज बाग दिखाए होते हैं, उस पर ये 10% भी पूरे नहीं उतर पाते। तो लोगों की फिर वो जो तवक्कुआत को ठेस पहुंचती है, तो फिर उसका रिएक्शन भी होता है। लेकिन अब्दुल रऊफ साहब, मैंने अजीब देखा है कि इलेक्शन का जो है ना मैकेनिज्म कुछ और होता है। इलेक्शन में लोग महंगाई शंगाई और इन सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। वो उस वक्त देखा जाता है मैदान में कौन लोग मौजूद हैं। और यकीन करें कि मुझे तो ये सारे बल्दियाती इस कंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शन में तमाम सियासी जमातों का जो मुकाबला था वो आज़ाद उम्मीदवारों से था। आप उसका अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि टोटल जो है वो पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातों ने जो जितने उम्मीदवार खड़े किए ना, वो कोई 800 तो कुछ थे, और जो थे आज़ाद उम्मीदवार वो 684 थे, जबकि तमाम सियासी जमातों के 876 उम्मीदवार थे। तो यहाँ से अंदाज़ा आप लगाएं कि असल मुकाबला तो जो था वो आज़ाद उम्मीदवारों के दरमियान था। और इसमें एक और बहुत अहम पहलू जो मैंने ऑब्जर्व किया कि पैसे का बहुत ज़्यादा अमल दखल था। मैंने आज़ाद उम्मीदवारों को देखा है, जो हुकूमती उम्मीदवार था, जो किसी सियासी जमात का उम्मीदवार था, जिसने जितने ज़्यादा पैसे खर्च किए, जो जितना ज़्यादा डंडी पट्टी था, वो कामयाब हो गया। और जो मेरी तरह का मातड़ आदमी था, वो पैसे उसके पास बेशक जिसकी भी टिकट थी वो पीछे रह गया। तो ये इलेक्शन में जो है ना वो जीतने का की साइंस कुछ और है। पाकिस्तान में इलेक्शन जो है ना वो उसमें काउंट करता है सियासी पार्टी कौन सी है, फिर दूसरे नंबर पे उम्मीदवार कितना मजबूत है, फिर तीसरे नंबर पे उसके पास पैसा कितना है, चौथे नंबर पर उसके साथ चौधरी कितने हैं, और 5वें नंबर पर उसको बासर लोगों की कितनी हमायत है। और फिर इंतजामिया का भी बहुत अहम रोल होता है। ठीक है, इंतजामिया का भी बहुत अहम रोल होता है। आमिर खाकवानी साहब, जिस तरह से अभी हम जिक्र कर रहे हैं कि इन इंतखाबात का बहुत गहरा लिंक है आम इंतखाबात से, ऑब्वियसली अब पीटीआई के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन तो आ गई है ना, कि मतलब लोग उस तरह से नाखुश हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के रिजर्वेशंस भी अपनी जगह बनते हैं। एक तो रीज़न आपने बता दी कि टिकट्स की तकसीम जो थी वो ठीक से नहीं की गई थी, लेकिन जिस तरह से मियां हबीब साहब ने कहा कि पार्टी के अपने इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं, अलीम खान नाखुश हैं, गवर्नर पंजाब नाखुश हैं, तो आपको नहीं लगता कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को इन तमाम लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की ज़रूरत है? वरना आम इंतखाबात में एक टिकट की तकसीम तो एक फैक्टर है, लेकिन पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात भी जो हैं वो नाकामी का सबब बन सकते हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। देखिए, जिस तरह इमरान खान खुद एक लंबा सा उन्होंने क्रिकेट खेलिए, कप्तान है रहे, तो क्रिकेट में भी टीम में हर खिलाड़ी का एक रोल होता है और उसे पता होना चाहिए उसने क्या रोल अदा करना है। तो इलेक्शन में भी ज़ाहिर है जहां जहां पे हर एक किसी न किसी की जिम्मेदारी होती है और वो अपना उसे पता होना चाहिए कैसे अपना रोल अदा करना है। और वो देखिए, बड़ी पार्टियों में इख्तलाफात रहते हैं, लेकिन जब जो लीडर का काम ये है जो टारगेट जो उसको दे वो टारगेट रिजल्ट्स ले, तो ये बहुत जरूरी है। कि अब्दुल रऊफ साहब ने बहुत ही अहम और बड़ा ही बुनियादी सवाल है कि पीटीआई के पास नारा क्या है। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को सबसे ज्यादा जरूरत है कि उनके पास कोई नारा होना चाहिए। उनके पास इस वक्त नारा कोई नहीं है। 2018 के इलेक्शन में उनके पास नारा था कि हम लूटा हुआ जो माल है पाकिस्तान वापस ले आएंगे, हम एहतसाब करेंगे, हम अच्छी हुकूमत देंगे, हम राइट पर्सन और द राइट जॉब, और इस तरह बेशुमार उनके पास स्लोगन थे। अब उनके पास स्लोगन कोई नहीं है, परफॉर्म उन्होंने किया नहीं है।
लोगों को मोटिवेट करने के लिए देखें ना, एक पॉलिटिकल एक वेव भी बनानी पड़ती है ना, अपने हक में एक लहर बनानी पड़ती है, अवामी लहर। वो लहर बनाने के लिए नारा इनको बनाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा ऐसा नारा जो जेन्युइन भी हो, ज़ाहिर है लोग भी उससे यकीन करें उस पर, और उस पर कोई मोटिवेट भी हो। बाकी पार्टियों में इख्तलाफात दूर करना वो तो खैर बहुत ही अहम है, और वो हो भी जाते हैं, लेकिन बड़ी पार्टियों में ये ग्रुपिंग रहती है, चलती है किसी न किसी सतह तक। लेकिन जब आपके पास एक बड़ी पॉपुलर सपोर्ट होती है, देखिए पॉपुलर सपोर्ट जो है वो भी इख्तलाफात कम करने में किरदार अदा करती है। पार्टी लीडरों को पता होता है कि अगर हमें पार्टी से निकाल दिया गया तो हम जीरो हो जाएंगे। तो ये मेरा ख्याल है, ये 2-3 महाज में काम करना होगा, पार्टी में इख्तलाफात भी दूर करें, लेकिन कुछ परफॉर्म भी करें। लोगों के पास पीटीआई को वोट देने के लिए कोई फैक्टर हो भी सही, यानी ऐसा फैक्टर हो जो लोगों को घरों से निकाले। साहब ने सही कहा कि जब इलेक्शन हो रहे होते हैं, लोग लोकल सतह पे देख रहे होते हैं कौन उम्मीदवार है, पैसा, ये सब चीजें चलती हैं, लेकिन एक बड़ा फैक्टर ऐसा होता है, लोगों की एक हल्का ऐसा होता है जो घरों से निकलता है मोटिवेट होके। अगर वो मोटिवेट नहीं होता तो वो घर बैठा रहता है, तो पीएस पार्टी वाला हाल होता है, जैसा पंजाब में पीएस पार्टी को पिछले इलेक्शनों में शिकस्त हुई। तो मोटिवेटेड वर्कर और मोटिवेटेड वोटर को करने के लिए कुछ परफॉर्म करना और कोई पॉपुलर नारा देना जरूरी होता है, तो मेरा ख्याल है उसकी जरूरत है पीटीआई को। बहुत इम्पोर्टेंट बातें हो गई, बहुत सारी। नारा देना ज़रूरी है, ऐसी सोच है कि अगर इस मामले में हो, अब पीटीआई के पास क्या चॉइस है नारे के हवाले से। पीटीआई ये नहीं कह सकती तब्दीली, पीटीआई ये नहीं कह सकती कि पैसा वापस लेके आना है, करप्शन। अच्छा, तो मैं आपको सर बताता हूं कि इस वक्त जो है ना पीएस तहरीक इंसाफ ने बल्दियाती इलेक्शनों की कोई तैयारी नहीं होगी, वो उनका फोकस जो है ना वो जनरल इलेक्शन ही है, और अवाम भी जो है ना जनरल इलेक्शन में भी यही मामला होगा। नहीं सर, उसमें उसके लिए उन्होंने 3-4 चीजें जो है ना वो रखी हुए नारे। मैं एब्सोल्युटली नॉट जी, हम अमेरिका के सामने डट गए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा जी हेल्थ कार्ड हमारे पास एक ट्रम्प कार्ड है। फिर उसके बाद वो कहते हैं जी कि हमने जो लोगों को एहसास प्रोग्राम के लिए पैसे दिए हैं वो हमारे पास एक अच्छा लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए नारा है। फिर उसके बाद उन्होंने उनका जो सबसे बड़ा स्टैंस है वो ये है कि हम करप्शन पर डट के खड़े हुए हैं और हमने इनको छोड़ा नहीं, हमने कोई एनआरओ नहीं दिया, हम इनके पास। ये सारी तैयारियां जो है ना ये लोकल इशू नहीं है, ये उन्होंने एक वफाकी सतह पे या एक जो जनरल इलेक्शन के लिए ना वो सारी तैयारियां करके रखी हैं, और उसके लिए उन्होंने अब पिछले 3 साल उन्होंने कोई काम नहीं किया। इस साल पंजाब में सिर्फ 300 अरब रुपए के तरक्याती फंड उन्होंने रखे हैं, जिनके ओपिनियन आपका आ गया। थैंक यू सो मच। मियां हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर खाकवानी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, किसी भी सेहतमंद कौम की अगर बात की जाए, सेहतमंद माशरे की अगर बात की जाए, सेहतमंद मुल्क का अगर जिक्र किया जाए, तो सेहतमंद मुल्क को कायम रखने के लिए, वहाँ की तरक्की, वहाँ की खुशहाली के लिए वहाँ की ख़वातीन और बच्चों का सेहतमंद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बेसिकली ये बात की जा रही है कि वहाँ की जितनी भी माएँ हैं और उनके जो बच्चे हैं उनकी सेहत को यकीनी बनाने की ज़रूरत है। अब इसके लिए वेज क्या हो सकते हैं? ऑब्वियसली पहला तरीका तो ये है कि आबादी को कंट्रोल किया जाए, बच्चों के दौरान मुनासिब वक्फा रखा जाए और इस हवाले से अवेयरनेस जो है वो फराहम की जाए। कुछ रोज पहले हमने देखा कि हमारे सदर आरिफ अलवी साहब ने भी इस हवाले से ट्विटर पर एक वीडियो शेयर की जिसमें उन्होंने उर्दू में बात की और आम आवाम तक ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश की कि आबादी जैसे जो मसला है, जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है, इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है और सबसे बढ़कर इस हवाले से अवेयरनेस पहुंचाने की ज़रूरत है। इसके लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, किस तरह से अवाम में अवेयरनेस ऑब्वियसली प्रोवाइड की जा सकती है और क्या वेज हो सकते हैं कि हम अपनी आबादी को कंट्रोल कर सकें ताकि हम अपने मुआशरे को एक सेहतमंद मुआशरा बना सकें, हमारी ख़वातीन, हमारे बच्चे सेहतमंद हों। इस पर आज हम शो में गुफ्तगू करेंगे। हमें शो में ज्वाइन कर रही हैं जॉइंट सेक्रेटरी मैटरनल हेल्थ डॉक्टर मरियम वकास। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच, वेलकम टू द शो। डॉक्टर साहिबा, जिस तरह से सदर आरिफ अलवी साहब का भी बयान है, हम सब अग्री करते हैं और वाकई किसी भी सेहतमंद सोसाइटी के लिए वहाँ की ख़वातीन, बच्चों का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपनी सोसाइटी पर नज़र दोहराएं तो ये जो मसला है ज़्यादातर जो एग्जिस्ट करता है वो बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये उनका मसला है। सबसे ज़्यादा बच्चे भी उनके होते हैं। अगर हम दूर ना जाएं, करीब देखें, हमारे घरों में जो हमारी मेड्स हैं वहाँ पर ये ज़्यादा मसला होता है। अब इन लोगों की रसाई टीवी तक नहीं है या ये वो उस तरह के इलाकों में रहते हैं जहाँ पर लेडी हेल्थ वर्कर्स भी नहीं जाती, तो फिर किया क्या जाए? आखिर तो ये हुकूमत का काम है कि ऐसे लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड की जाए।
जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपने एक इतना इम्पोर्टेंट इशू है हमारे मुल्क का, पॉपुलेशन मैनेजमेंट का, जिसको आपने अपने प्रोग्राम में हाईलाइट करने की कोशिश की है, एंड दैट्स वेरी गुड बिकॉज अभी कुछ अरसे पहले ही हमारे जैसे जो लाइट माइंडेड लोग थे इसके आवाज़ बुलंद कर रहे थे इस टॉपिक को लेके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास एक पॉलिटिकल लेवल या एक लीडरशिप की तरफ से हमारे पास कमिटमेंट नहीं थी। बट दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि हमें हाई लेवल अथॉरिटीज़ की तरफ से, जैसे आपको पता होगा जो हमारे एक्स चीफ जस्टिस थे उन्होंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया, इसके बारे में लेके आए। देन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अपनी मल्टीपल जो अपनी उनकी जो इनॉग्रल स्पीच थी उसके अंदर माल न्यूट्रिशन और इससे के हवाले से, चाइल्ड स्टंटिंग के हवाले से गुफ्तगू की, मैटरनल हेल्थ के हवाले से गुफ्तगू की। और अभी हमने अपने जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बयान भी सुना जिसमें उन्होंने वन ऑफ द कंट्रोल करने के लिए बोला कि मैनेज करनी हमें पॉपुलेशन, वन ऑफ द हाईलाइटेड एजेंडाज उन्होंने अपने जो स्पीच के अंदर ये किया। और अब हमारे जो सदर पाकिस्तान हैं उन्होंने भी इसके हवाले से बात की। तो यस, आपकी बात, थैंक यू सो मच, कि बहुत ज़रूरी है एक तवाज़ुन मेंटेन करना, जो हमारा एक नेशनल नैरेटिव पॉलिसी का डॉक्यूमेंट भी है, जिसके अंदर तवाज़ुन की बात आई है कि एक बैलेंस होना चाहिए एक रिसोर्सेज के दरमियान और एक जो हमारे फैमिली साइज़ है उसके दरमियान, कितने बच्चे हमें चाहिए हैं उनके दरमियान एक तवाज़ुन होना बहुत ज़रूरी है। एक फैमिली जो होती है वो एक आइलैंड पे नहीं रहती है, एक वो एग्जिस्ट करती है, उसके पास जितने रिसोर्सेज हैं उतने ही उसके पास बच्चे होने चाहिए। जब बच्चों की तादाद लिमिटेड होगी तो हर बच्चा अपना एक के हकूक़ हैं, बच्चे को एक प्रॉपर निगहदाश्त की ज़रूरत है, एक प्रॉपर तरबियत की ज़रूरत है, जिसकी वजह से उसके हकूक़ जब तक पूरे नहीं होंगे वो एक अच्छा इंसान नहीं बन पाएगा, उसको प्रॉपर हमें एजुकेशन नहीं मिल पाएगी। आपको पता है माँ की सेहत और बच्चे की सेहत इसी तरह एक अच्छे माशरे में बिल्डिंग की जाती है। जहाँ तक आपकी अवेयरनेस की बात है तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिस तरह प्रॉपर चीज़ें होनी चाहिए थी, इक़दाम होने चाहिए थे, वो नहीं हो रहे। लेकिन अगर हम रिपोर्ट देखें पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन हर साल 22 लाख ख़वातीन जो है वो अपना हमल जो है वो ज़ाया करती हैं। इसके साथ साथ कम उम्री की जो शादियाँ हैं सिर्फ सिंध हुकूमत के अलावा दीगर सूबों में उसकी इजाज़त है, वहाँ पर कानून जो है वो राइज हुआ है, बड़े मुश्किल से हुआ है। इस चीज़ को कैसे कंट्रोल कीजिए, कैसे अवेयरनेस जो है करनी चाहिए हुकूमत को? साथ साथ आप नहीं समझती कि जो हमारे लोग हैं वो ज़्यादातर मज़हब की आड़ में भी इस चीज़ को ले लेते हैं कि भाई ये गलत है, बच्चे पैदा करने चाहिए? तो आप नहीं समझती कि इस जो मौलवी हजरात हैं उनको भी, उलमा किराम जो है उनको भी साथ लेके अवेयरनेस फैलानी चाहिए, पूरे पाकिस्तान में एक मुहिम होनी चाहिए? हमारे पास जो कुछ पॉलिसीज़ हमारे पास ऐसी हैं जो CCI की, अगर आप रिकमेंडेशंस देखें जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, CCI की रिकमेंडेशंस में एक रिकमेंडेशन ये भी है कि हमने उलमा के साथ लेके चलना है, जो रिलीजियस लीडर्स हैं हमारे पास उनको हमने साथ लेके, इन्फ्लुएंशियल लोगों को हमने साथ लेके, और अब मीडिया को इन्वॉल्व करना है ताकि हमारी रसाई उन इलाकों में भी हो सके, उन घरों में भी हो सके जहाँ पे मीडिया का एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, जिसके हवाले से हम ये मैसेज उन तक पहुँचा सकते हैं कि एक और जो आपकी बात थी कि वाकई में अगर हम देखें हमारा जो माशरा है, हमारे यहाँ जो कपल्स हैं उनकी तादाद जो ख़ानदानी मनसूबाबंदी के तरीके अपनाते हैं वो सिर्फ 34% हैं, जिसमें से सिर्फ 25% ऐसे हैं जो एक वो तरीका इस्तेमाल करते हैं जो वाकई इफ़ेक्टिव मेथड जिसको कहा जाता है वो तरीका इस्तेमाल किया जाता है, वो सिर्फ 25%। और ये अगर हमारे मुल्क का डेटा उठा के देखें पिछले 10 से 15 साल से हमारा मुल्क 30 और 35 के दरमियान ही है, जो 30 से 35% कपल्स ही जो हैं वो ख़ानदानी मनसूबाबंदी इस्तेमाल करते हैं। उसमें क्या होता है कि जब ख़ानदानी मनसूबाबंदी के तरीके जो मॉडर्न कंट्रासेप्टिव मेथड जिसको कहते हैं 25% जो इस्तेमाल करते हैं, जब वो नॉन इफेक्टिव मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं या नहीं इस्तेमाल किए जाते हैं तो फिर एक औरत जब प्रेग्नेंट होती है तो वो एक वो इसके हमल के अंदर, अबॉर्शंस के अंदर एंड अप करती है, क्योंकि वो माइंड बना चुकी होती है कि उसको ये बच्चा नहीं चाहिए। तो इसी वजह से 22 लाख अबॉर्शंस हमारे मुल्क में होते हैं हर साल, तकरीबन 22 लाख। और इसी तरह इसकी कॉम्प्लिकेशंस के साथ तकरीबन 7 लाख के करीब जो है हॉस्पिटल्स के अंदर इसकी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से आते हैं। आप ये देखें वो कितना एक्स्ट्रा बर्डन एक आपके हेल्थ सिस्टम्स के ऊपर पड़ता है। तो हमारी अवेयरनेस क्रिएट करना इसके बारे में कि इन तक रसाई पहुंचाना, मीडिया का रोल बहुत अहम है। मैं इसीलिए आपकी शुक्रगुजार हूं कि आपने
इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर आज बात करने के लिए आपने अपने सेगमेंट में से टाइम निकाला है, जो यूजुअली नहीं दिए जाते हैं। हमारे इश्यूज बहुत सारे होते हैं जिनको हाईलाइट किया जाता है, बट हमारी जो पॉपुलेशन मैनेजमेंट है या जो हमारे यहाँ खानदानी मनसूबाबंदी पर अमल के हवाले से आगाही फराम करना है, उसके ऊपर हम बहुत कम प्रायोरिटाइज किया जाता है। मरियम, अभी थोड़ी देर पहले क्योंकि मीडिया का बहुत ताल्लुक है। जी मरियम, अभी थोड़ी देर पहले रोमा ने यहाँ पे सवाल उठाया था और वो ये था कि मीडिया पे बहुत एम्फेसिस होता है, मीडिया को लेके बहुत सी कैंपेन्स भी बनाई गई हैं, माजी में भी बहुत सी कैंपेन्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कैंपेन्स बहुत कामयाब नहीं होती। बात ये है कि रसाई जिन लोगों तक होनी चाहिए, मीडिया की वहाँ रसाई नहीं है, वहाँ पे उन लोगों तक, निचले तबके में, गुर्बत में वो जो है बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, उन तक रसाई के लिए क्या प्लान है आप लोगों का, या क्या होना चाहिए? बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारी कम्युनिटी लेवल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रही हैं। जहां तक अभी हमारी एंकर साहिबा ने बात की थी कि लेडी हेल्थ वर्कर्स जहां तक रसाई नहीं है, वहां पे इन्हीं के हवाले से कुछ दूसरे हेल्थ के वर्कर्स हैं, कम्युनिटी मिडवाइफ्स हैं, जिनको ट्रेन किया गया है, जो आपके माशरे के अंदर ही रह रही हैं, उन कम्युनिटीज में रह रही हैं। वहां पे एक तो घरों तक ये रसाई और पहुंच रही है, ऐसे कैडर को डेवलप किया जा रहा है जो कम्युनिटी के अंदर ही बेस करती हैं और वहीं की औरतों को जो है वो लेके इसके बारे में आगाही फराम करती हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हम पोस्ट प्रेगनेंसी फैमिली प्लानिंग, एक टर्मिनोलॉजी होती है पोस्टमार्टम फैमिली प्लानिंग, जिसमें जब बच्चा पैदा होता है और वो अस्पताल आती है एक माँ, क्योंकि हमारा जो पिछले दिनों का कुछ एविडेंस है, वो कुछ सालों का, वो ये बताता है कि हमारे यहाँ अब अस्पतालों में डिलीवरीज का जो सिस्टम है वो बड़ा है, इंक्रीज हुआ है। तो इसका मतलब है कि अब औरतें बच्चे प्रेफर करती हैं अस्पतालों में आके पैदा करना। तो वो एक अच्छा कांटेक्ट होता है जो एक डॉक्टर का एक जो ट्रेंड कम्युनिटी मिडवाइफ है उसका एक जो है जब माँ हमल के दौरान उससे जब एक औरत से मुलाकात होती है तो ये बहुत अच्छा टाइम फ्रेम होता है जिसमें ये आगाही फराहम की जाती है कि आप जैसे ही बच्चा डिलीवर हो तो अब हमारे यहाँ ऐसे मेथड्स भी अवेलेबल हैं जो उसी टाइम पे स्टार्ट कर दिए जाते हैं, बेशक माँ बच्चे को दूध पिलाए या बेशक माँ बच्चे को दूध ना पिलाए। तो ये उसी टाइम पे, जिस टाइम पे बच्चा पैदा होता है उसी टाइम पे ये मेथड दिया जाता है। ये भी जानना चाहूंगी अभी होता है कि जिसमें आप, सॉरी जी, मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूंगी, बेसिकली अभी हम जिस तबके को हाईलाइट कर रहे हैं, हम ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं, वहां पर मीडिया की रसाई नहीं है, लेडी हेल्थ वर्कर्स उन इलाकों में नहीं जाती, और हमारा अलमिया ये है कि ऐसे लोगों को कायल करना सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। आप लेडी हेल्थ वर्कर्स भी ट्रेन करके वहां पर भेज देंगे ना, उन लोगों ने नहीं सुनना तो उन्होंने नहीं सुनना। हाँ, अगर आप उनको किसी किस्म का कोई थोड़ा बहुत लालच दें या उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आप जिस तरह से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बता रही हैं वो प्रोवाइड किए जाएं, गवर्नमेंट की जानिब से कोई रिवॉर्ड दिया जाए, या ये नहीं हो सकता तो किसी ना किसी हवाले से कोई रिस्ट्रिक्शन इंप्लीमेंट कर दी जाए विद अवेयरनेस, तो मेरे ख्याल में ये चीजें ज्यादा सक्सेसफुल हो सकती हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को कायल करना, समझाना बहुत मुश्किल है और ये लोग सुनते नहीं हैं किसी की, अनफॉर्चुनेटली। मैं एक और जिसमें ऐड कर दूं मरियम, और वो ये है कि हम फोकस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं औरत पे, जबकि मर्द को ज़रा फोकस करना चाहिए, उसको ज़रा समझाना चाहिए। उसको समझाने के लिए क्या किया जाए? जी थैंक यू सो मच। यहाँ पे मैं एग्जैक्टली यही बात कर रही थी कि जो सीसीआई की रिकमेंडेशन है उसमें ये भी इन्वॉल्वमेंट को जितना हम बढ़ा के कर सकें उतना करें। एंड हमारे यहाँ बहुत सारी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे मेल इंगेजमेंट के हवाले से काफ़ी काम हो रहा है। हमारे अपने इदारे के भी कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो जाके कम्युनिटी लेवल पे जाके, जहाँ पे चाय खाने हैं या जो कम्युनिटी के लोग बैठे हुए होते हैं गांव देहातों में, उनको इकट्ठा करके एक सेशन दे के उनको इसके हवाले से बताया जाता है कि उनका क्या रोल है। एक अच्छी माँ का क्या, माँ की अच्छी सेहत होगी तो बच्चे की अच्छी सेहत होगी, तो किस तरह से माशरे पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और आपको पता है कि अगर माशरा अच्छा होगा, माशरा तरक्की करेगा तो ऑटोमेटिकली हमारे कंट्री पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो बहुत सारी एक उनकी एक अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनको मोटिवेट किया। डॉक्टर साहब आपके साथ ही मौजूद रहिएगा। पार्लियामेंट की बात, जो कवानीन बनाते हैं वो बिल्कुल मुखलिस नहीं है कम उम्री की शादियां रुकवाने के लिए। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि उनको क्या पैगाम दे जो देही इलाकों में रहते हैं और कम उम्री में उनकी शादी की जाती है। सबसे ज्यादा जो है जब प्रेगनेंसी होती, डिलीवरी होती है, सबसे ज्यादा डेथ जो है रेशो इन इलाकों से हमें देखने को मिलती है। बच्चे जो उनकी डेथ हो जाती, उनको क्या पैगाम देंगे आप? डॉक्टर साहब बड़ा मुख्तसर जवाब दीजिएगा क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत मुख्तसर है। जी बिल्कुल। तो उनके लिए यही है कि हमारे यहाँ सिंध में जैसे लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है
कि 18 साल से कम उम्र की शादी नहीं करनी चाहिए। मैं बाकी प्रोविंसेस से भी रिक्वेस्ट करूंगी, दूसरे जितने हमारे सूबे हैं उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी कि प्लीज अपनी इस लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाए। और सिर्फ लॉ बनाना मसला नहीं होता, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। तो प्लीज इसको मेक श्योर किया जाए कि आप कम उम्री में शादी ना बिल्कुल करें, ठीक आप क्योंकि बात हमें भी कर पता रही है हैं कम कि उम्री की हमारे यहाँ शादियां जो लॉज हैं, बनाना बहुत वो ज़्यादा फिर, आसान है पर उन पर इम्प्लीमेंट नहीं होता, और इस तरह के लॉज पर इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हमारे यहाँ पर मसला ये भी आता है कि लोग इस्लाम को बीच में ले आते हैं। बट एनीवेज, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आपने हमारे शो की निकला। और यहाँ पर यही बात मतलब हम कहना चाहेंगे कि हम अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो रोल प्ले कर सकते हैं अवेयरनेस के हवाले से, वो हमें करना चाहिए। लाइक हमारे घर हमारी मेड जाती हैं या इस तरह के जो भी लोग आते हैं जिनको अवेयरनेस नहीं होती, जो इलिटरेट होते हैं, उनको इस बारे में आबादी कंट्रोल करने के हवाले से और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर बच्चों के दरमियान मुनासिब वक्फा ना हो, तो इस हवाले से अवेयरनेस प्रोवाइड करना हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। बट एनीवेज, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। व्यूअर्स, A+ एंटरटेनमेंट जो है अपने व्यूअर्स की मयारी एंटरटेनमेंट के लिए बेहतरीन से बेहतरीन ड्रामे जो है वो बनाता रहता है, ऑनर करता रहता है। और अभी A+ एंटरटेनमेंट पर बहुत ज़बरदस्त ड्रामा जो है वो ऑनर होने वाला है। ऑनर होने से पहले ही उसका चर्चा जो है वो ज़ोरों पर है, सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंडिंग में है, फैंस इसका बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं। और आज फाइनली वो तारीख आ पहुंची है जब आप इसकी पहली एपिसोड इंतहाए इश्क की A+ पर देख सकेंगे। A+ की अगर हम ड्रामा की बात करें तो इसको तहरीर किया है शगुफ्ता भट्टी ने और दिलावर मलिक की ये डायरेक्शन है। बेशुमार पाकिस्तान के नामवर अदाकार और अदाकाराएं इसमें अपनी अदाकारी के जौहर दिखाएंगे। अगर हम बात करें हिबा बुखारी इसमें मौजूद हैं, जुनेद खान और बहुत से ज़बरदस्त एक्टर्स और एक्ट्रेसेस इस ड्रामे का हिस्सा हैं। आज रात 8 बजे आप A+ पर इसकी पहली एपिसोड मुलाहिजा कर सकेंगे। और हमारे साथ इस ड्रामे की कास्ट में से अदाकार अजमल दीवान शो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं और साथ ही साथ एक्ट्रेस असमत इकबाल साहिबा हमारे साथ शो में मौजूद हैं। अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। बट मेहमानों की तरफ सवालात और जवाबात का सिलसिला स्टार्ट करने से पहले हम इस ड्रामे का प्रोमो चल कर देखते हैं। तो जनाब, ये तो था इंतहाए इश्क का प्रोमो। अजमल दीवान इस वक्त शो में हमारे साथ मौजूद है। अजमल साहब, बताइएगा क्या रोल है आपका इस ड्रामे में? इसमें जो सेंट्रल मरकज़ी किरदार कर रही हैं रिदा उसका नाम है, वैसे तो हिबा बुखारी उनका नाम है, लेकिन ड्रामे में रिदा है उसके वालिद का। अच्छा, उनके वालिद हैं जी। थोड़ी सी स्टोरी लाइन भी बता देना। स्टोरी बस ये है गाहे बगाहे पहले भी हमने कुछ एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के इस ड्रामे से बुलाया, तो हम थोड़े थोड़े ना स्टोरी लाइन सुनते रहते हैं कि हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। तो हम देखना चाहते हैं आप क्या हमें इस ड्रामे के बारे में बताते हैं। सर, मेरा रोल ये है कि सबसे पहली बात तो ये, जब मुझे उसके बाप के रोल में कास्ट किया गया तो मैंने एक सवाल किया था। मैंने कहा, जी आप मुझे इनके बाप के रोल में कास्ट कर रहे हैं, कोई थोड़ा बड़ी एज का हो जाता तो ज्यादा बेहतर था। तो क्या वजह, मुझे क्यों कास्ट कर रहे हैं? उन्होंने कहा, यार हीरोइन खूबसूरत है तो हम चाह रहे कि खूबसूरत बाप हो तो अच्छी बात है, मेरे लिए क्रेडिट की बात है। जबरदस्त। तो बहरहाल ये कि सर मेरे लिए एक बहुत अच्छा तजर्बा रहा इस बाप के रोल का, क्योंकि मैं अब बाप के रोल करने शुरू हो गया हूँ और ये मेरा एक्सपीरियंस बहुत खूबसूरत, यानी यूं समझें कि इतने सेंटिमेंट्स हैं, समाजी हकीकतों को यूं समझे कि समंदर को कूजे में बंद कर दिया गया है। उसमें यह है कि बाप और बेटी के बीच में जो मोहब्बत है, जो शफकत है, वो किस तरह होती है, वो मेरे लिए एक चैलेंजिंग रोल था यकीनन, और वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से निभाया, बताया कि बाप क्या होता है। अच्छा, अब इसमें यही आता है, ड्रामे जो है मुख्तलिफ तरह के जब आते हैं तो उन ड्रामों में कभी बाप सख्त गिर होता है, वो बेटी के डिसीजन के खिलाफ खड़ा हो जाता है, कभी बाप इतना मोहब्बत वाला होता है कि जो बेटी के डिसीजन को सपोर्ट करता है। तो आप मतलब बेटी के डिसीजन को सपोर्ट कर रहे होंगे, इस तरह के मुशफिक बाप हैं या मतलब? एक्चुअली मेरी अकलौती औलाद होती है। अकलौती औलाद है आप? ठीक है जी। दूसरा, हम लोग एक फैमिली है, घर में 2 भाई रहते हैं, उनका एक बेटा है, बेटी है, मेरी एक बेटी है या मेरी मिसेस है, तो हमारी बहुत अटैचमेंट है आपस में। जाहिर है हमारी एक ही औलाद है, माँ भी मोहब्बत करती है, बाप भी करता है, और मैं उसको फुली सपोर्ट करता हूँ। वो जो करना चाहती है, जो बनना चाहती है, तो मैं चाहता हूँ कि वो बने, मैं उसको देखना चाहता हूँ कि वो क्या है। लेकिन चूंकि कहानी ऐसी है, इसमें इतने ट्विस्ट आते हैं,
इतनी चेंजेस हैं कि देखने वालों को हर किस्त के बाद इंतजार होगा कि अगली किस्त में क्या होने वाला है। क्यूरोसिटी बहुत ज्यादा है इस ड्रामे में। पहले भी हम बात कर चुके हैं इसमें, इनकी ट्विस्ट बहुत ज्यादा है। ट्विस्ट बहुत ज्यादा है, तो हमें प्रोमो देखकर और ओएसटी देखकर ही थोड़ा सा आइडिया तो हो गया था। अस्मत की तरफ आऊंगी। अस्मत, आप बताएं आपका क्या रोल है, और इन्होंने तो हमें बताई नहीं है स्टोरी लाइन, थोड़ी सी आप बता दें ताकि हम कुछ गेस कर पाएं। मैं इसमें हिब्बा की वालदा का कैरेक्टर अदा कर रही हूँ। ये इन्होंने मेरे शौहर का कैरेक्टर अदा किया है। हिब्बा एज इट इज़ हमारी अकलौती बेटी है। हमारा कंबाइंड फैमिली सिस्टम है, एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई, हम ऊपर नीचे रहते हैं। तो उनकी बीवी की मेरे साथ नहीं बनती, ओके, मेरी सबके साथ बनती है। अच्छा। सो देयर इज अ ट्विस्ट। तो बस इसी तरह से चल रहा है। बाकी हमारी जो बेटी और मुझ पे जो है वो काफ़ी मुसीबतें आई। उन मुसीबतों के बाद तो ये डाडा रोल है, दबंग रोल है आपका। दबंग नहीं, आई एम अ वेरी लविंग पर्सन। ठीक है, तो वो एक्चुअल जिंदगी में ये वहाँ पे है। एक्चुअल जिंदगी में भी अच्छा, वैसे दीवान I'm a साहब, very आप loving person। जिस तरह तो असलम जो साहब कह बेटी रही हैं हनीफ कोई सवाल कि पूछ रहे भैया रोल इस किस्म के हैं कि कहाँ पे उतार चढ़ाव है, जैसे ये बनते बिगड़ते रिश्तों पर ये मबनी ड्रामा इंतहा इश्क। अगर हम इसकी बात करें वैसे स्क्रीन पे तो हम ये देख लेंगे, नहीं ऑफ द स्क्रीन आप लोगों की क्या केमिस्ट्री थी, अदाकारों की क्या अनबन रहती थी, या कुछ अच्छी यादें जो है अगर आप हमारे साथ शेयर करें। अच्छा, हरमीत का सवाल ये है कि ऑन एयर तो केमिस्ट्री ऑब्वियसली आप लोगों की बहुत अच्छी होगी, और फिर बिहाइंड द कैमराज आप लोगों की केमिस्ट्री किस कदर स्ट्रॉन्ग थी, और कुछ ज़रा मज़े के इवेंट्स, कुछ मज़े के वाक़यात व्यूअर्स के लिए। देखिए, ड्रामा जब भी बनाना शुरू करते हैं तो हम अपने लोग चुनते हैं। होता तो ये नहीं हम सेलेक्ट करते हैं जी ये मुझे चाहिए, ये वो चाहिए, वो चाहिए। हम अपनी मर्जी के लोग सेलेक्ट करते हैं और फिर वो लोग सेलेक्ट करते हैं जो उस कैरेक्टर के लिए फिट हो। माशाल्लाह बहुत अच्छी टीम, बड़ा अच्छा वक्त गुजरा, हम एक साथ खाते पीते रहे, एंजॉय करते रहे और काम के साथ सिंसियर रहे। हम लोग अपने एक दूसरे के साथ कैरेक्टर डिस्कस करते थे, सीनियर से पूछ लेते थे कि जी इसको कैसे करना है, यहाँ कैसे करना है। चूंकि सेंटिमेंट्स वैरायटीज इतनी ज्यादा थी, हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग रोल था। मैं अब आपको क्या कहानी, मेरा दिल तो करता है कि मैं फट पड़ूं, सब कुछ बता दूं, लेकिन चूंकि बता नहीं सकते, अब ये सारा एक सस्पेंस है। एक्चुअली पता होता क्या है कि हम लोगों ने इतने ड्रामों में एक दूसरे के साथ काम किया होता है कि हमारी केमिस्ट्री जो है ना वो ऑलरेडी बन चुकी होती है ऑफ कैमरा। तो जब हम ऑन कैमरा जाते हैं तो वो केमिस्ट्री जो है वो नजर आती है, इसलिए क्योंकि हम ऑफ कैमरा भी बिहाइंड द सीन्स, बिहाइंड द कैमरा कोई जरा इंटरेस्टिंग किस्म के वाकयात कुछ बताएं, कोई मजे की चीज हुई हो, ब्लूपर्स टाइप। तो बिहाइंड द सीन्स वैसे हम दिखाएंगे भी कि इस मजे की बात बताऊं, ड्रामे की मेकिंग अगर में किसी को बुरा ना लगे, आई एम सॉरी हमारी प्रोडक्शन टीम की सॉरी। हमने तरबूज, गर्मियाँ थी, हमने तरबूज को ऑर्डर दिया सुबह 10 बजे। अब वो हम सारे तरबूज 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 कर रहे हैं कि जी तरबूज आएगा और वो ठंडा हुआ होगा और वो खा ले। अब आया जनाब लंच टाइम। अब हमने कहा लंच में बहुत गर्मी है, हमें लंच खाने का दिल नहीं कर रहा, तरबूज दे देंगे। तरबूज तो जी आया ही नहीं। अच्छा एंड हर कोई अच्छा हम जाके ले आते, अच्छा हम जाके ले आते। वो नहीं जी, नहीं मैं लेके आता हूँ। वो फिर गया बेचारा और जाके वो सारा ढूंढ ढांड के पता नहीं कहाँ से आके हमें रात को 8 बजे तरबूज मिला है। सुबह से ऑर्डर किया हुआ, सुबह से फरमाइश की हुई, वो रात को एक्चुअली वो दूर बहुत था शहर से, हमारी लोकेशंस जो हैं वो उन्होंने ढूंढी है, हमारी बहुत दूर लोकेशन, इतनी खूबसूरत लोकेशन। सर आप देखेंगे आपको मजा आएगा कि लोकेशंस कितनी खूबसूरत हैं, बड़े बड़े घर, खूबसूरत लोकेशंस। और जाहिर है इतनी दूर हम बैठे तो वहाँ जरूरी नहीं कि तरबूज जो अवेलेबल हो, तो हमने जो हमारी खातून थी जिन्होंने तरबूज का शोशा छोड़ा था, उसके बाद हम रोज है ना उनका चेजा लेते थे तरबूज खाना। मैं इसमें एक बात बताऊंगा, चूंकि हॉलीवुड की फिल्म का एक स्टूडेंट अदना था, तालिब इल्म, तो वो ये होता है कि वहाँ पे एक किताब है बड़ी मशहूर स्टार्स के हवाले से। स्टार्स जो है वो हमेशा फरमाइशें करते हैं। तो डस्टिन हॉफमैन बहुत बड़ा एक्टर है, उसके बारे में मतलब है कि वो न्यूयॉर्क में शूट कर रहे थे और शूट करने से सुबह जब वो पहुंचा है तो उससे सामने देखा कि एक और बहुत बड़ा एक्टर सामने मौजूद है। तो उसने तंग करने के लिए उसने कहा मैं तो उस वक्त तक शूट नहीं करवाऊंगा जब तक मुझे LA से फ्लां जैकेट नहीं मिलेगी। अब LA वहाँ से 8 घंटे की
जहाज के सफर के ऊपर मतलब है, दूसरे कोस्ट के ऊपर। तो जनाब शूटिंग रोक दी गई, जाके अगले दिन वो जैकेट लेके आया, वो उसने पहनी, तब उसे शूट करवाई। तो मतलब नहीं खैर हम लोगों ने बड़ी बिल्कुल छोटी भी ऐसा इतनी बड़ी फरमाइश कुछ नहीं नहीं किया। हमारा बस रोजमर्रा की रूटीन, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़ा ख्याल रखा, प्रोडक्शन ने हमारा हर हवाले से ख्याल रखा, खाने पीने की तकलीफ भी नहीं हुई, रेस्ट भी मिल जाता था सब लोगों को। हमने बड़े अच्छे तरीके से, बल्कि हम तो 10-12 साल पहले भी कर चुके, तो फिर हम इकट्ठे हुए। इस वक्त मेरी 10-12 साल पहले भी बीवी बनी थी वैसे, अब ये दोबारा हम इकट्ठे हुए। तो अब दोबारा हम इकट्ठे हुए, वो एक अलग कैरेक्टर्स थे इस दफा हमारे अलग। ठीक है, हरमीत कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं? हरमीत का सवाल लेकर फिर हम इस ड्रामे की मेकिंग के कुछ मैं शॉट्स दोनों आपके साथ अजमत शेयर साहबा से और अजमल दीवान साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ। देखो, जब भी कोई राइटर, ड्रामा राइटर या फिल्म राइटर कोई स्क्रिप्ट लिखता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि जो ये स्क्रिप्ट है ये इसी का कैरेक्टर उसी तरह निभाया जब वो चाहता है। तो आप दोनों ने बहुत सारे ड्रामे किए हैं, बहुत सारी जगहों में आप अदाकारी के जौहर दिखाएं, तो कितना बड़ा चैलेंज आप इसको समझते हैं जब आपको एक स्क्रिप्ट थमाई जाती है भैया ऐसी अदाकारी करनी है, तो कैसा लगता है, फिर कितना बड़ा चैलेंज होता है? चैलेंज ऑब्वियसली है तो सही, जाहिर सी बात है कि आप यंग के बाद जब ओल्ड कैरेक्टर्स में आते हैं, या एक हस्बैंड के बाद, यानी कि अब बाप के कैरेक्टर में आना जो है वो एक चैलेंजिंग था मेरे लिए, तो खैर खास तौर पे इससे पहले भी मैं कर चुका था। तो अल्लाह का शुक्र ये है कि मुझे ये खुशी जरूर है कि हीरोइन के बाप का रोल मुझे मिला और उसको निभाने में भी मजा आया। जाहिर सी बात है जब आपके सामने एक्टर जो है वो खूबसूरत भी हो और अच्छी एक्टिंग भी करता हो, तो आप भी जोर लगाते हैं कि यार जो इसकी परफॉर्मेंस है कम से कम उसकी टक्कर की, उसके लेवल की परफॉर्मेंस हो, ताकि देखने वाले को ये झोल कहीं फील ना हो कि यहाँ पे ये कम कर रहा है या ज्यादा कर रहा है। तो मेरे लिए तो खैर बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस था, बल्कि यूं कह ले कि जब से सर ड्रामा बनाया है इंतजार है कि कब ये ऑन-एयर होगा। मैं तो 10 तो लोगों से फाइनली वो पूछ दिन रहा आज आ पहुंचा है, बस वो आज 8 माशाल्लाह। बजे तक का इंतजार है, चंद ही घंटे बाकी रहे। आज ही दिन इंतजार किए जा रहे हैं कि शाम को बैठ के एपिसोड वैसे देखेंगे। आपको जो सारे ट्विस्ट और टर्न्स और सब कुछ पता है, तो आप इतने एक्साइटेड क्यों हैं लोगों का रद्द अमल देखने के लिए? नहीं, लोगों के रद्द अमल से ज्यादा ये होता है ना कि जो हमने परफॉर्म किया है, मेहनत की है, वो स्क्रीन पे कैसी आ रही है। सर समटाइम हम रोल करते हैं, सादा सूदा रोल होते हैं, उसमें कोई इतनी परफॉर्मेंस नहीं होती, लेकिन इस प्ले में जो है हमारी परफॉर्मेंस बहुत है। हमने बहुत मेहनत की है, बकायदा सोचते रहते थे कि अब ये सेंटिमेंट्स हैं बाप का बेटे के साथ या बीवी के साथ, चूंकि सारा सेंटिमेंट्स है, भाई है बड़ा, उनकी बेगम है, वो खबत्ती है, वो कोशिश कर रही है कि ये सेपरेशन हो जाए किसी तरीके से। ये फैमिलीज में ओरिजिनल होते भी हैं ऐसे वाकयात, तो हम भाई आपस में बिछड़ना नहीं चाहते। यानी हकीकी जो मुआशरती इशूज हैं, हमारी Yes. सोसाइटी के मसाइल जी। हैं, उनको बहुत ज्यादा उजागर किया गया है इस ड्रामे में। हमारे साथ कास्ट के एक्टर और एक्ट्रेस शो में ही मौजूद रहेंगे। अभी हम शो में एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद आपको इस ड्रामे के ट्विस्ट एंड टर्न्स बताएंगे और मेकिंग के हवाले से कुछ शॉर्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे, OST भी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। गुड मॉर्निंग पब्लिक। तो ये तो था जनाब इंतहाए इश्क का OST, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का OST है। मेरे ख्याल में ये भी अभी तक तो बहुत मकबूल हुआ है, लेकिन ये मज़ीद ऑन एयर होने के बाद ड्रामा मज़ीद मकबूलियत की तरफ गामजन हो जाएगा। बट एनीवेज आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह से आप फरमा रहे थे कि मुआशरती मसाइल जो हैं वो उजागर किए गए हैं, बताया अभी कि भाइयों की मोहब्बत, उनकी बीवियों की चपकलिश, इसके अलावा और कोई सोशल एस्पेक्ट्स हैं जिसको इस ड्रामे में कवर किया गया है, और अगर हैं तो वो क्या है? देखिए मैं समझता हूँ ड्रामा वो ड्रामा होता है जिसमें समाजी हकीकतें होती हैं, जो माशरती मसाइल का अक्कास होता है। अगर नहीं है तो फिर मैं वो तो एक तफरी है बस। इसमें लेसन्स हैं, इसमें रिश्तों की जो क्रिटिकल एनालिसिस आप करेंगे, ज़ाहिर देखेंगे कि भाई बड़े होते हैं, इकट्ठे रहते हैं माँ बाप की छत के नीचे, उसके बाद बीवियां आती हैं। हर मिजाज, हर औरत का अपना मिजाज होता है। उनके प्रॉब्लम्स की वजह से जो सेपरेशन है जब होती है, क्या क्या मसाइल जन्म लेते हैं। जाहिर सी बात है जब छत ही न रहे तो उस फैमिली का क्या होता। इसमें इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपको तफरीह मिलेगी और बहुत सारे खूबसूरत लोग हैं इस ड्रामे में। सबसे बड़ी बात जो है इसकी कास्ट बहुत खूबसूरत है। कास्ट वाकई बहुत खूबसूरत है, हम मिलते भी रहे हैं, मजीद भी हम इस कास्ट से, इस ड्रामे की कास्ट से मजीद भी मिलेंगे, आपकी भी मुलाकात करवाएंगे। लेकिन इस ड्रामे की मेकिंग में क्या क्या
इंसिडेंट्स हुए, मज़े मज़े के वाक़यात हुए, पहले चलकर ज़रा वो नाज़रीन के साथ कुछ वीडियोस हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। तो बिहाइंड द सीन्स क्या क्या होता रहा वो हमने भी देखा और अपने व्यूअर्स को भी दिखाया। आम आदमी को पता नहीं होता कि किन मुश्किलात से गुजर के मतलब दिन रात लग के आप आखिर में 40 मिनट का या 36 मिनट का एक ड्रामा प्रोड्यूस करवाते हैं या करते हैं। ब्लूपर्स भी बहुत ज्यादा ऐसे जैसे हम बैठे हुए बातें कर रहे हैं, इस तरह से नहीं होता कि लाइव आप चल रहे हैं और लाइव ही आपकी बातें चल रही हों। एक एक शॉट के ऊपर, एक एक फ्रेम के ऊपर जो मेहनत लगती है वो मतलब। सर एक दो सीन ऐसे हुए जिसमें ओरिजिनल आंसू आ गए मेरे तो। अच्छा, हालांकि मेरी औलाद जवान नहीं है, मेरी बेटी जवान नहीं है, लेकिन ऐसे खूबे कैरेक्टर्स में कि बेटी के साथ एक दफा मैं कर रहा था, एक सीन था बड़ा, तो उसमें ओरिजिनल जब मैं देखता हूँ मेरी बेटी की आंखों में आंसू है तो मेरे अपने आप आंसू आ जाते हैं। कोई प्रोग्राम नहीं था, कोई स्क्रिप्ट में नहीं था कि बाप के आंसू आने हैं। मर्द हालांकि बहुत सख्त होता है, लेकिन रिश्तों को जब फील करते हैं आप, जब आप समझते हैं कि यार ये कैरेक्टर ये मेरी सचमुच की बेटी है, आप बाप हैं, तो फिर आपको लगता है कि हाँ यार ये इसके ऊपर जो तकलीफ है वो फिर बाप अपने सीने पे महसूस करता है। सचमुच में मेरे आंसू आए। और एक जब भाई से अलग होने लगा, जिसके साथ सारी जिंदगी गुजारी, स्कूल इकट्ठे गए, सारा मतलब, उसके बाद जब हम अलग होते हैं बीवियों की वजह से या घर के मसाइल की वजह से, तो भाई भी मजबूर हो जाता है बीवी के हाथों का, यार अब क्या करूं, इसको जान से मार दूं या फिर भाई को रुखसत कर दूं। आप लोग तो अलहदा हो गए, लेकिन इस ड्रामे का मॉरल लेसन क्या है? जब दो भाई बहुत मोहब्बत करते हों, बीवियां ऐसी अगर आ जाएं जिनकी आपस में ना बनती हो, तो फिर क्या किया जाए? लेसन क्या, ये बीवियां ऐसी क्यों आ जाती हैं? आई थिंक मॉरल लेसन इज व्हाट गोज कम्स बैक। अच्छा, जो जो जैसा करोगे वैसा भरोगे, मतलब वो ठीक है। इससे ज्यादा नहीं बताएंगे। नहीं इसलिए मैं आपसे थोड़ा सा देता हूँ कि पूरी कहानी तो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। हाँ जी, इसने ये किया था तो इसके साथ 26 है मेरे ख्याल में, 26 मेरा ख्याल है 26 है। हाँ, जो रेगुलर देखेंगे उनको ये पता चलेगा कि इसने ये सितम ढाए, जुल्म किए फैमिली पे नाजायज, तो इसका अंजाम क्या हुआ। एक तरफ ये चल रहा है साथ साथ, क्योंकि ट्रैक्स हैं डिफरेंट, तो हर बुरे काम का अंजाम बुरा है। एक्चुअल वन लाइन तो ये है मेरे जाती ख्याल से, बाकी इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें। आप जब देख रहे होंगे आज ड्रामा, जिस वक्त आप देखेंगे चलेगा मतलब 8 बजे, तो उस वक्त आप ये भी इंतजार कर रहे होंगे कि मैंने फलां वक्त बड़ा जज्बाती सीन किया था, अब पता नहीं फ्रेम मेरे ऊपर है या कैमरा किसी और के ऊपर चला गया। नहीं वो यकीनन मेरे ऊपर ही होगा। अच्छा, मुझे याद है, मुझे उसे याद आ गया, यावर हयात साहब, निसार कादरी मरहूम, निसार कादरी जिंदा है, यावर हयात मरहूम, तो यावर हयात जो है ना, उन्होंने एक ड्रामा प्रोड्यूस किया, उसमें निसार कादरी और साथ एक बकरी होती है। जब उसने देखा ना ड्रामा, तो वो बकरी का शॉट लगा हुआ था, तो उसने बड़ा तंजिया अंदाज में गुस्से से कहा कि जी मतलब एक्टिंग मैं कर रहा था, दहाई तो उसे बकरी है। तो यावर हयात ने हंस के कहा, असरज बकरी जरा जब एक्सप्रेशन अच्छे दे गई है। अरे ऐसा ही है। नहीं जी, अब अल्हम्दुलिल्लाह हम जब तैयार होते थे, सीन रेडी होता था, तब हम कैमरे के सामने आते थे, भले 1 घंटा वेट करना पड़ जाए, हमने अपने काम के साथ इंसाफ किया। अच्छा, वैसे रीटेक्स कितने हुए इस ड्रामे में? रीटेक्स बात करें होते हैं, वो हो जाते हैं समटाइम। अब कभी ऐसा हुआ कि वन गो में भी कोई सीन हो गया? बहुत, हाँ, मेनी टाइम्स। मतलब एक ही होता ना, बार बार अगर आपके सामने एक कमजोर एक्टर है जिसकी मेमोरी कमजोर है या वो सीन के अंदर नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम है, फिर रीटेक्स होते हैं। बट इफ ये ऑन फ्लोर आपके पास अच्छे एक्टर्स हैं, तो आई डोंट थिंक सो। हमारी केमिस्ट्री तो खैर बहुत अच्छी थी। ज्यादातर मेरे इस्मत के साथ ही सीन है, हमारी फैमिली मेरी बीवी का रोल कर रही है, तो हमारा घर के जो भी सीन्स होते थे वो आम जिंदगी से रेलिवेंट थे टोटली तौर पे, तो हम उसको बिल्कुल रियल करते थे जैसे हम बाकी क्योंकि आप सचमुच लोगों ने 12 साल पहले भी इकट्ठे काम जी किया हाँ, हुआ जी था, तो वो एक बॉन्ड जो था वो दोबारा से रिवाइव हो गया। बट एनीवेज, ऑल द बेस्ट आप दोनों के लिए, बेस्ट बहुत विशेस ज्यादा है आपके लिए भी, ड्रामा देखने वालों के लिए भी, ड्रामा डायरेक्टर, पूरी टीम के लिए पूरी बहुत टीम के कलेक्टिव लिए एक एफर्ट है कि सबकी। एक अच्छी प्रोडक्शन उनको देखने को मिल रही है। A+ के लिए गुड लक,
बहुत ज्यादा। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच अजमल साहब, आपने हमें शो में ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच असमत साहब, आपने भी हमें शो में ज्वाइन किया। बेस्ट विशेस के साथ आज का शो ख़त्म करते हैं और आज रात 8 बजे इंतहाए इश्क की पहली एपिसोड आप देखना हरगिज़ ना भूलिएगा और अपना फीडबैक इसके बाद ज़रूर दीजिएगा सोशल मीडिया पर और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर। वी होप कि आपको ये ड्रामा बहुत पसंद आएगा, बहुत ट्विस्ट और टर्न्स हैं और बड़े मज़े की स्टोरी है। इसी के संग हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।